जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर फिरोज खान, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, ASN जीनियस इंस्टीट्यूट। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले तो परासरण क्या होता है, इसके बाद दूसरा टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा परासरण दाब क्या होता है, और उसके बाद मैं आपको प्रति परासरण एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा परासरण के बारे में, फिर परासरण दाब के बारे में, और फिर बताऊंगा प्रति परासरण के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं परासरण के बारे में। आखिर ये परासरण क्या होता है, परासरण क्या है? हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे कि जब किसी विलयन को विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से अलग किया जाता है। जब किसी विलयन को विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से अलग किया जाता है तो विलायक के कण विलयन की ओर गति करने लगते। जो विलायक के कण होंगे वो विलयन की ओर गति करने लगते हैं। इस क्रिया को हम कहते हैं परासरण। तो मैंने बोला कि जब किसी विलयन को विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से अलग किया जाता है तो विलायक के कण विलयन की ओर गति करने लगते हैं। इस क्रिया को परासरण कहते हैं। कभी कभी लोग पूछते हैं कि सर ये अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं कि वे जैविक और रासायनिक झिल्लियां जिनसे विलायक के कण तो गुजर जाते हैं लेकिन विलेय के कण नहीं गुजर पाते हैं, अर्धपारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं। तो वे जैविक और रासायनिक झिल्लियां जिनसे विलायक के कण तो गुजर जाते हैं लेकिन विलेय के कण नहीं गुजर पाते हैं, अर्धपारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं। इसका उदाहरण है जैसे अंडे की झिल्ली, जैसे प्याज की झिल्ली, जैसे कोशिका झिल्ली आदि, ये सब अर्धपारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं। ये जो आपको मैंने बताया ये सब प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली हैं। और जो कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली होती है वो कौन सी है? जैसे कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली और सेलुलोज एसीटेट की अर्धपारगम्य झिल्ली आदि, ये रासायनिक झिल्लियां कहलाती हैं जो कृत्रिम विधियों से तैयार की जाती हैं। तो चलिए हम एक बार फिर से आपको बताते हैं परासरण क्या होता है। मैंने बताया कि जब किसी विलयन को विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से अलग किया जाता है तो जो विलायक के कण हैं वो विलयन की ओर गति करने लगते हैं। इस क्रिया को हम लोग परासरण कहते हैं। जैसे जब बेटा हम लोग किशमिश लेंगे और अगर किसी किशमिश को हम लोग पानी में डालें तो आप देखेंगे कि कुछ देर बाद किशमिश जो है वो फूल जाती है। जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किशमिश के अंदर जो द्रव भरा हुआ है, जो विलयन भरा हुआ है, उसकी सांद्रता बहुत ज्यादा है और पानी की सांद्रता बहुत कम है। तो परासरण की क्रिया के कारण से जो पानी है वो किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाएगा और किशमिश फूल जाती है। इस क्रिया को हम कहते हैं, जानते हैं क्या? इसे हम लोग कहते हैं अंतः परासरण। क्योंकि पानी किशमिश के अंदर प्रवेश कर रहा है इसलिए इस क्रिया को अंतः परासरण के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग अंगूर ले लें और अगर किसी अंगूर को हम लोग नमक के संतृप्त विलयन में डालें, यहाँ पर तो पानी था लेकिन अगर हम लोग अंगूर को नमक के संतृप्त विलयन में डालते हैं तो आपको याद रखना हैगा कि कुछ देर बाद अंगूर जो होता है वो सिकुड़ जाता है। जानते हैं अंगूर क्यों सिकुड़ जाएगा? क्योंकि परासरण की क्रिया के कारण से अंगूर के अंदर का जो पानी है वो बाहर निकल जाएगा और जब अंगूर के अंदर का पानी बाहर निकल जाएगा तो जो अंगूर था फूला हुआ, वो फूला हुआ अंगूर सिकुड़ जाता है। इस क्रिया में हम लोग देख रहे हैं कि जो पानी है वो अंगूर के अंदर से बाहर आ रहा है, इसलिए इसे हम लोग बही परासरण कहते हैं। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? बही परासरण। तो मैंने परासरण के बारे में क्या बताया, एक बार फिर सुनते हैं। मैंने बताया कि जब किसी विलयन
विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से अलग किया जाता है। मान लो मैंने मान लिया कि ये विलयन है और ये हमने मान लिया कि विलायक है। तो जब किसी विलयन को विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से अलग किया जाता है तो याद रखना है विलायक के कण जो हैं वो विलयन की ओर गति करने लगते हैं। इस क्रिया को हम बोलते हैं परासरण। मैंने बताया जैसे जब हम लोग किशमिश को पानी में डालते हैं तो वो फूल जाती है। कैसे फूल जाती है? क्योंकि किशमिश के अंदर जो विलयन भरा हुआ है उसकी सांद्रता बहुत ज्यादा है, जिससे पानी किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाएगा और किशमिश फूल जाएगी। इस क्रिया को हम अंतः परासरण कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग अंगूर को नमक के संतृप्त विलयन में डालते हैं तो अंगूर सिकुड़ जाता है, क्योंकि अंगूर के अंदर जो द्रव भरा होता है उसकी सांद्रता आपको मालूम है कम है, जिससे क्या होगा परासरण की क्रिया के कारण से अंगूर के अंदर का जो पानी है वो बाहर आ जाएगा और अंगूर सिकुड़ जाता है। इस क्रिया को हम वही परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे वही परासरण कहते हैं। तो इस तरीके से आज मैंने आपको सबसे पहले परासरण टॉपिक को कंप्लीट कराया और इसके बाद अब मैं आपको पढ़ाऊंगा परासरण दाब के बारे में। और इसके बाद हम आपको शुरू करने जा रहे हैं परासरण दाब। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें परासरण दाब। आखिर ये परासरण दाब क्या है? जब किसी विलयन को विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से अलग किया जाता है। हमने देखा कि ये हमारे पास मान लीजिए विलयन है और ये हमारे पास है विलायक। और जब विलयन और विलायक को हम अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं। तो आप क्या देखेंगे कि जो विलायक के कण हैं वो विलयन की ओर गति करने लगते हैं। विलायक के कण कहां गति करेंगे? विलयन की ओर गति करने लगते हैं। परंतु यदि विलयन के ऊपर परासरण दाब से ज्यादा दाब डाल दिया जाए, परंतु यदि विलयन के ऊपर परासरण दाब के यदि विलयन के ऊपर दाब डाला जाता है तो ये परासरण की क्रिया रुक जाती है। इसे बोलते हैं परासरण दाब। हमने क्या बताया? एक बार फिर से बताते हैं। मैंने बोला कि जब किसी विलयन को विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से अलग किया जाता है तो कम सांद्रता वाला विलयन, इसे आप विलायक भी बोल रहे हैं, कि विलायक विलयन की ओर गति करने लगता है। अतः विलयन पर डाला गया वह बाहरी दाब जो परासरण की क्रिया को रोक देता है परासरण दाब कहलाता है। मैंने बोला कि जब किसी विलयन को विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से अलग किया जाता है तो विलायक के कण विलयन की ओर गति करने लगते हैं। अतः विलयन पर डाला गया वह बाहरी दाब जो परासरण की क्रिया को रोक देता है परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं। परासरण दाब का सूत्र होता है पाई v बराबर NV/RT। पाई v बराबर होता है NV/RT। आपको मालूम होना चाहिए यहां पाई कहला रहा है परासरण दाब। क्या कहला रहा है? परासरण दाब कहला रहा है। v कहला रहा है विलयन का आयतन लीटर में। v क्या है? विलयन का आयतन लीटर में। यहां पर NV कहलाता है विलय के मोलों की संख्या। NV क्या है? विलय के मोलों की संख्या। इसके बाद यहां पर R कहलाता है गैस स्थिरांक। R क्या कहलाता है? गैस स्थिरांक, बल्कि इसे बोलेंगे हम लोग विलयन स्थिरांक, ये ज्यादा बेटर है, विलयन स्थिरांक, ठीक है ना। और T कहलाएगा ताप, और ये जो ताप होता है वो केल्विन में होता है।
हम चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई बराबर एन बी अपॉन वी आर टी। क्या आप जानते हैं एन है मोलों की संख्या, वी है विलयन का आयतन लीटर में, तो इस एन अपॉन वी को आप बराबर कर सकते हैं सी आर टी के, यानी हमें समीकरण मिला पाई बराबर सी आर टी। यहां सी क्या कहलाता है? सी कहलाती है सांद्रता मोल प्रति लीटर। सी क्या कहलाएगी? सांद्रता मोल प्रति लीटर में। और मैं एक बात और बता दूं कि सांद्रता को हम मोलरता भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? यानी जो सांद्रता मोल प्रति लीटर में होती है, उस मोल प्रति लीटर सांद्रता को हम मोलरता भी बोल सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, चलिए एक बार फिर से शुरू से मैं लास्ट बार बता रहा हूं पराश्रण दाब के बारे में। मैंने बोला कि जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को, या विभिन्न सांद्रता की जगह आप शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब किसी विलयन को विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से अलग किया जाता है, तो जो विलायक के कण हैं वो विलयन की ओर गति करने लगते हैं। अतः विलयन के ऊपर डाला गया वह बाहरी दाब जो परासरण की क्रिया को रोक देता है, परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र है पाई वी बराबर एन बी आर टी। यहाँ पाई परासरण दाब है, वी विलयन का आयतन लीटर में है, एन बी विलय के मोलों की संख्या है, आर विलयन स्थिरांक है, टी ताप केल्विन में है। हमने बताया हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई बराबर एन बी अपॉन वी आर टी। एन मोलों की संख्या है और वी है विलयन का आयतन लीटर में, तो आप चाहें तो इन दोनों की जगह हम लोग वी एन अपॉन वी की जगह सी भी लिख सकते हैं, सी आर टी। यहाँ पर आपको मालूम पाई बराबर सी आर टी हो गया। सी क्या है? सांद्रता है मोल प्रति लीटर में, और जो सांद्रता मोल प्रति लीटर में होती है उस सांद्रता को हम लोग मोलरता भी कहते हैं। क्या कह देते हैं उसे? मोलरता। तो जो सांद्रता मैंने बताया मोल प्रति लीटर में होती है उस सांद्रता को मोलरता भी कहते हैं। आपको समझ में आ गया ना ये टॉपिक? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक, तो समझते हैं प्रतिपरासरण क्या होता है। प्रतिपरासरण के बारे में हम लोग लिखेंगे कि जब किसी विलयन को विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से अलग किया जाता है। ये मान लिया हमने विलयन है, तो जब किसी विलयन को विलायक से, ये मान ले रहे हैं विलायक, तो जब किसी विलयन को विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से अलग किया जाता है, तो विलायक के कण विलयन की ओर गति करने लगते हैं। परंतु यदि विलयन के ऊपर परासरण दाब से अधिक दाब डाल दिया जाए तो यही क्रिया विपरीत दिशा में होने लगती है। मतलब जो विलयन के कण हैं वो विलायक की ओर गति करने लगते हैं। इस क्रिया को हम प्रतिपरासरण कहते हैं। एक बार फिर से सुनते हैं। मैंने बताया कि जब किसी विलयन को विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से अलग किया जाता है तो विलायक के कण विलयन की ओर गति करने लगते हैं। परंतु यदि विलयन के ऊपर परासरण दाब से अधिक दाब डाला जाता है तो यही क्रिया विपरीत दिशा में होने लगती है। अर्थात विलयन विलायक की ओर गति करने लगता है। इस क्रिया को प्रतिपरासरण कहते हैं। इस क्रिया को प्रतिपरासरण कहते हैं। आपको याद रखना है कि प्रतिपरासरण की क्रिया का उपयोग, जो प्रतिपरासरण हो रहा है, जानते हो ये किसमें होता है? जो आरो आपने सुना होगा, आरो इसी सिद्धांत पर आधारित। जो आरो होता है वो प्रतिपरासरण की क्रिया पर ही आधारित होता है। और जो प्रतिपरासरण की क्रिया है इसका उपयोग किया जाता है समुद्री खारे पानी को मीठा करने में, इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रतिपरासरण जो होता है ना बेटा,
इसमें जो आरओ इस्तेमाल होता है उसमें सेलुलोज एसीटेट की बनी हुई अर्धपारगम्य झिल्ली का प्रयोग किया जाता है, जो कि बहुत मजबूत होती है। सेलुलोज एसीटेट से बनी हुई अर्धपारगम्य झिल्ली बहुत ज्यादा मजबूत होती है, इसीलिए आरओ में याद रखना है जो अर्धपारगम्य झिल्ली लगाई जाती है वो सेलुलोज एसीटेट की लगाई जाती है। तो मैंने क्या बताया प्रतिपरासरण के बारे में कि जब किसी विलयन को विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से अलग किया जाता है तो विलायक के कण विलयन की ओर गति करने लगते हैं, परंतु यदि विलयन के ऊपर परासरण दाब से अधिक दाब डाल दिया जाए तो यही क्रिया विपरीत दिशा में होने लगती है, अर्थात विलयन विलायक की ओर गति करने लगता है। इस क्रिया को हम प्रतिपरासरण कहते हैं। प्रतिपरासरण जो होता है मैंने बताया कि इस पर कौन आधारित है, प्रतिपरासरण पर आरओ आधारित होता है। जो आरओ है वो इसी आधार पर बनाया गया है। और जो प्रतिपरासरण है इसकी सहायता से समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आपको याद रखना है आरओ में जिस अर्धपारगम्य झिल्ली का प्रयोग किया जाता है उसका नाम सेलुलोज एसीटेट है, यानी सेलुलोज एसीटेट से बनी हुई अर्धपारगम्य झिल्ली आरओ में प्रयोग की जाती है। ये बहुत मजबूत होती है। आप सभी साथियों, आपको ये आज का वीडियो कंप्लीट होता है। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और तुरंत इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच पाए। जय हिंद, जय भारत।